हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIS क्लास +2 इतिहास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम अध्याय 18 आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। ऑलरेडी मैं 19 तक करा चुका हूँ, ये 18वां एक मिसिंग है तो मैं करा दे रहा हूँ। इतने चैप्टर से आपकी पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने सारे चैप्टर फॉलो किए हैं तो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। स्टार्ट करने से पहले एक बार पैटर्न जानते हैं। पेपर में नॉर्मली आपके क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, फिर TM में मार्क्स जो होता है वो एक्स्ट्रा में होता है, क्योंकि 100 में से 70 भी कोई स्टूडेंट कभी नहीं ले पाया है। हाईएस्ट 65 कोई होता है जिसे 70 मार्क्स मिलते हैं और TM में से 15 मार्क्स, तो किसी स्टूडेंट के 85 नंबर आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आपके होते कैसे हैं हिस्ट्री में। 10 नंबर के, 4 नंबर के और 2 नंबर के 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। वर्ड लिमिट होती है क्योंकि हिस्ट्री है, इसलिए वर्ड लिमिट होती है क्योंकि कहानियां होती है। अब कहानियां पूरा तो लिख नहीं सकते, मेन पॉइंट लिख सकते हैं जितना पूछा गया है, इसीलिए यहाँ वर्ड लिमिट लगाई जाती है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के रिगार्डिंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस और पत्रकारिता में विकास का वर्णन कीजिए। अब जाहिर सी बात है, प्रेस का पूछा गया है तो प्रेस से मैं कुछ रिलेटेड चीजें बता देता हूँ आपको। आज अखबार में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, अखबार वाले अपनी मर्जी से छापते हैं, जो रियलिटी होती है, यानी गवर्नमेंट जो भी काम करती है। लेकिन तब 19वीं शताब्दी में जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने कई सारे लॉ जो स्थापित किए, नियम कानून बनाए, उसके द्वारा पत्र यानी कि प्रेस, प्रिंटिंग, ये सब के सब जो आज़ाद थे वो स्वतंत्र उनका खत्म हो गया, स्वतंत्रता समाप्ति हो गई। अब कैसे हुआ यही आपको देखना है। लॉर्ड लिटन द्वारा प्रेस की आज़ादी निरोध यानी समाप्ति हेतु उठाए गए कदम को क्यों कठोर और प्रतिबंध माना गया। एक ही तो उम्मीद थी कि प्रेस के द्वारा लोगों को पता लग रहा था अंग्रेज काम क्या कर रहे हैं, उस पर भी इन्होंने रोक लगा दिया। तो सोचिए कितनी मुश्किल हुई होगी उस समय। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और 10 नंबर में है। तो देखते हैं आंसर में आपने क्या लिखना है। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटेकैफ स्वतंत्रता के पक्षधर थे। अभी हम लिटन की बात नहीं कर रहे, उससे पहले जो थे उनकी बात हो रही है। उन्होंने 1823 के नियम को निरस्त कर दिया। मैथ्स 1A प्रेस अधिनियम चाहता था कि प्रकाशित केवल अपने नाम तथा प्रकाशन के स्थान एवं परिसर की घोषणा कर दी जाए। मेटेकैफ का ये कहना था कि जो भी चीजें छपे वो गवर्नमेंट के अनुसार छपे, लेकिन थोड़ी सी उसने आज़ादी दी थी कि कुछ चीजें सकारात्मक जो नॉर्मली चल रही है उसे आप छाप सकते हैं। इस उदारवादी कदम ने प्रेस की प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव डाला। 1857, अब खुद आप देख सकते हैं 23 से 57 तक कितना प्रॉब्लम आने लगा। जब तक कि विरोध के चलते पूर्ण कड़े नियम नहीं लाए गए। आपको पता होगा 1857 क्रांति थी और क्रांति होने के बाद हर चीज पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी है, तो फिर प्रेस कैसे वो छोड़ते। प्रेस पर भी रोक लगाए गए और बहुत ऐसे लगाए गए कि एक लाइन भी अगर कोई छाप देना तो वो देशद्रोही कहलाएगा। बड़ी संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर सबसे कठोर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नेकुलर एक्ट 1813 था। एक अत्यंत ही भेदभाव वाले इस अधिनियम ने सरकार के खिलाफ भारतीय भाषाओं की अभिव्यक्ति का गला घोट दिया। गला घोटने का प्रयास किया। आप कहेंगे कैसे। वर्नेकुलर एक्ट ये था कि अखबार में जो भी छपेगा, छपने से पहले वो रिपोर्ट सरकार देखेगी, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं तानाशाह वाला सिस्टम था पूरा, क्योंकि तानाशाह जहाँ होता है वहाँ पे अखबार भी तानाशाह की मर्जी से छपता है। नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम वर्ल्ड में, आप न्यूज में भी देख ही सकते हैं। यह प्रतिबंध ब्रिटिश समाचार पत्र पर लागू नहीं हुए।
यह लिट्टन के रूढ़िवाद तथा घमंडी सोच का परिचायक था। अब तानाशाह सिर्फ भारतीयों के लिए ही था, क्योंकि ब्रिटिश के लिए जो कुछ भी था उन्हें सारी सुविधा ब्रिटिश वाली ही मिल गई थी। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस था। जो अखबार भारतीयों के लिए छप रहे थे उस पर सारे रोक थे कि कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग अखबार के द्वारा जागरूक ना हो सके। इसमें सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय बुद्धिजीवियों की लेखनीय पर निर्णय का अधिकार दे दिया गया। अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से अधिकार नहीं था, लेकिन लिखने का अधिकार मिल गया। वो भी इतना नहीं था खुले तौर पर कि आप सीधा प्रेस तक छाप सकें, लिख सकें, इतनी भी आज़ादी नहीं थी। जिला अधिकारी के विरुद्ध अपील करने का नहीं था। इस अधिनियम को 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा बदल दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कितने सालों तक ये चला, 20-25 सालों तक यही स्थिति रहा। इवन अगर 3 महीने अगर रोक लगा दिया जाए कि अखबार नहीं छपेंगे, सिर्फ अखबार गवर्नमेंट की मर्जी से छपेंगे, रियलिटी उसमें नहीं होएगा, जो गवर्नमेंट चाहती है वो लिखा होगा, तो सोचिए कितनी अफवाहें तक खबर सब जो अफवाह होगी, कितनी झूठी खबर होगी, वो सब छपेगी। इवन जो गवर्नमेंट की गलतियां होंगी वो भी कभी आप नहीं देख सकते। तो आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी उन्होंने चाल चली थी ताकि कोई भी जानकारी मिल ना सके गवर्नमेंट क्या कर रही है। और इसको बदला कब गया? 83 में, पूरे 20 से 22 सालों बाद। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 2015 में है, 4 नंबर में। वर्ड लिमिट आपको पहली में बता चुका हूँ, 80 वर्ड की लिमिट है। तो 80 है तो 120 तक लिख सकते हैं। अब आपने जितने वर्ड की लिमिट है उसका डबल नहीं करना है कभी भी। अगर 80 वर्ड की लिमिट है तो 160 नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे भी ज़्यादा। क्वेश्चन यही आते हैं तो आपने आंसर ऐसे लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाता है। 1813 से 33 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार तथा ब्रिटिश के भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर पड़े प्रभाव की चर्चा कीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब कंपनी ने व्यापार का, यहाँ पे चार्टर एक्ट जो था वो व्यापार के जो थे, चार्टर एक्ट की मीनिंग ध्यान समझिए पहले, फिर आपको पता लगेगा। एक चार्ट होता है नॉर्मली जिसपे हम ड्राइंग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ऐसे ही चार्ट पर, यानी एक चार कोण पेज पर एक नियम बनाए जाते हैं जिसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। उस पर कोई भी नियम बन सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। व्यापारिक नियम बना है, शिक्षा का नियम बना है, कम से कम 10 से 12 किस्म के नियम बन चुके हैं, चार्टर एक्ट के अंदर आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपसे चार्टर एक्ट में पूछा कौन सा क्वेश्चन गया है। ये एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आपको अभी क्लियरिटी करा दे रहा हूँ। व्यापारिक संबंध के बेसिस पूछे गए, क्वेश्चन में ही ये लिखा है व्यापारिक संबंध। तो इस एक वर्ड से पूरी क्लियरिटी होती है। राष्ट्रपति शासन तथा नियुक्ति के क्षेत्र हालांकि कंपनी के नियंत्रण में ही गए। 1833 के चार्टर एक्ट ने चीन के साथ कंपनी के व्यापार के एकाधिकार पर विराम लगा दिया। अब 1833 में व्यापारिक सारा सिस्टम तो आ गया ब्रिटिश के हाथ में, कैसे? चार्टर एक्ट के द्वारा। तो जितने व्यापारिक सिस्टम थे वो अपने हिसाब से कर रहे थे कि जिससे व्यापार करना है करते थे और जिससे नहीं करना है तुरंत विराम लगा दे रहे थे। जैसे यहाँ चाइना से जो व्यापार हो रहे थे वो विराम लगा दिया गया। इस एक्ट में गायक, जल तथा उसकी सलाहकार परिषद, यहाँ पे आपने ठीक करना, ये नहीं थे। चार्टर एक्ट में अधिकारी की बात होगी, अधिकारी, सलाहकार परिषद, कानून बनाने वाले, इन सब की शक्तियाँ छीन ली गई थी। अधिकारी लिखना है यहाँ पे वर्ड मिसिंग है। तो इन सब की शक्तियाँ छीन ली गई थी, किसी के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं थी। तो चार्टर एक्ट में 2 पावर थी, एक व्यापारिक और एक आधिकारिक, दोनों छीन ली गई थी। विधायक के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं थी। इवन कोई भी कानून बनेगा तो ब्रिटिश जो चाहेंगे वही बनेगा, वो भी जो जर्नल्स थे उनकी मर्जी से बनते थे कानून। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है 4 नंबर में।
वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम, अब इसका नाम था दूसरा। अगर आपके पेपर में बाई चांस आ जाता ये वर्ड देसी प्रेस अधिनियम, तो भी आपने यही आंसर लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हिस्ट्री में वर्डिंग चेंज करके लिखे जाते हैं क्वेश्चन, ताकि कंफ्यूज किया जा सके, माइंड चेक किया जा सके कि स्टूडेंट्स को कितने आते हैं। तो आपने भी यही लिखना है आंसर। वर्नेकुलर एक्ट पारित किया गया था कब? 1878 में। एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक नंबर के लिए यहीं से एक लाइन बस लिखना है आपने। भारतीय भाषाओं के पत्रकार और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके, उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट से ही लग रहा है। वर्नेकुलर प्रेस का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस, तो ये स्पेशली प्रेस के लिए था, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, आपने यहीं से क्लैरिटी रखनी है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर सबसे कठोर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन का वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था। क्यों था वो आपने समझना है। यहाँ तो क्लियरिटी कर दिया गया कि सिर्फ अखबार जो छपेगा वो ब्रिटिश के लिए ही छपेगा। अगर भारतीयों के लिए कुछ छपेगा तो उसमें नियम थे कि कुछ परसेंट ही जो थे वो गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट, शायद ही कंफर्मिंग नहीं है पूरी रिपोर्ट पे, कुछ परसेंट ही जो रिपोर्ट थी वो ओरिजिनल हो गई थी। मतलब जो इंडियंस के हाथ में अखबार आ रही थी उस टाइम, कोई लेके आ रहा था मार्केट से, तो उससे रियल रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, पूरा का पूरा फेक अखबार था भारतीयों के लिए, क्योंकि भारतीयों को पता ही नहीं लग रहा था गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण था 1857 की क्रांति। अंग्रेज जान चुके थे कि अगर इंडियंस को पता लगेगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो कुछ ना कुछ फिर से चाल चलेंगे और जो परेशान करने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं था। जब आंदोलन छिड़ चुकी थी तो 1857 पहला था, और उसके बाद छोटे मोटे होते गए कंटिन्यूसली, और जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया वो उसके बाद तो 45 साल में एंड ही हो गया। रंग भेद वाला इसलिए बोला गया ये नियम, क्योंकि यहाँ पे गोरों को अखबार बिल्कुल सही मिल रहा था, जो भी नियम थे उसके अनुसार था। और यहाँ पे जो लॉर्ड लिटन थे उसे रूढ़िवाद और घमंडी सोच बोला गया, क्योंकि वो भारतीयों को अनपढ़ और जैसे बोलते हैं ना कि अनपढ़ जाहिल, कुछ ऐसा समझते थे। तो इसी करके अखबार पे उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें अखबार भी वही नहीं मिलेगा, अखबार भी सिर्फ जो लिखनीय होगा वो सिर्फ ब्रिटिश के लिए लिखेगा और ब्रिटिश लोगों तक ही अखबार पहुंचेगा। तो इस तरह पूरा का पूरा अखबार और न्यूज़ पे भी नियंत्रण किया गया एक्ट लगाकर। जमीनों पे हम जान चुके हैं, राजाओं पे आपने देखा ही है, राजाओं को लगवाकर राज ले गए थे, और जमीन पे कर लगाकर, नियम लगाकर। और लास्ट आपका था प्रेस, तो प्रेस पर भी ऐसे कब्जा किया। तो पूरा 1857 तक कब्जा कैसे कर चुके थे देख ही चुके आप। और लास्ट में इसी करके अलग अलग जगह से राजाओं ने 1857 में क्रांति की थी। जिला अधिकारी के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान भी नहीं था। अगर अखबार में किसी का प्रिंटिंग प्रेस है तो वो कंप्लेन भी नहीं कर सकता था कि हम रिपोर्ट ओरिजिनल क्यों नहीं छाप सकते, ये पूछ नहीं सकता था। अगर कंप्लेन करता है वो तो देशद्रोही था उस टाइम का। तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल ये एक्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हंटर कमीशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 2014 में आया और 10 नंबर में है। ये शिक्षा के लिए था, और हंटर कमीशन जिसने शुरू की थी उसका नाम था W हंटर, नाम ही यही था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हंटर कमीशन। 1882 में इसकी स्थापना हुई है। अब ये था क्या, ये ध्यान समझना है। भारत में शिक्षा कई प्रकार की थी, पहले भी और आज भी। हिंदी लैंग्वेज तो आपको पता ही होगा, कम से कम इंडिया में 20 से 22 लैंग्वेज चलती है, इसमें किताबें छपती भी हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। पहले इतना नहीं था, लेकिन फिर भी था, काफ़ी था। 10-15 लैंग्वेज तो नॉर्मली था तब भी। लेकिन
हंटर कमीशन आने के बाद काफ़ी बदलाव आए शिक्षा के स्तर में। कैसे, वो आपको समझना है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए वुड के घोषणा पत्र, वुड बोलते हैं लकड़ी के जो होते हैं बोर्ड पर ही घोषणा पत्र की जा रही थी। सन 1882 में वुड W. हंटर के नेतृत्व में हंटर कमीशन की स्थापना हुई। यह मुख्य प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर ही केंद्रित था। उसने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। प्राथमिक शिक्षा आपको पता होना चाहिए, स्पेशली 5वीं तक की शिक्षा बोली जा रही है, और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा 10वीं तक, और उच्च माध्यमिक होता है आपका 12वीं तक। हायर सेकेंडरी बोलते हैं इंग्लिश में, सीनियर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी तो सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी वर्ड लग जाएगा तो वो आपका 12वीं हो जाएगा। उसने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया, जिसका नियंत्रण जिला तथा नगरपालिका बोर्ड को नियंत्रित करने की बात कही गई। लोकल स्टेट में या लोकल जगह पे जो स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट की, उसे नगर पालिका बोर्ड ही कंट्रोल करता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर नगर पालिका बोर्ड कंट्रोल में है तो कई सारी चीज कंट्रोल में आ जाएंगे, जैसे शिक्षा, उसके सफाई, उसके बिजली, ये सब के सब चीजें कंट्रोल में आ सकती है। तो इसलिए नगर पालिका बोर्ड को ही स्थानांतरित करने की बात की गई। शिक्षा को अपने हिसाब से उन्होंने सोचा। माध्यमिक स्तर पर 2 संकाय होने चाहिए। एक तो साक्षरता शिक्षा जो विश्वविद्यालय शिक्षा का रुख करे, और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का वाला संकाय। तो अब शिक्षा को वहीं से डिवीजन करना स्टार्ट हुआ था। जो आप देखते हैं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसे थे स्कूल्स, तो उस टाइम से ये बटना शुरू हो चुके थे। तो उन्होंने 2 सोचे, एक बिजनेस के लिए और एक जो आपके एकेडमिक सिस्टम है वो बनाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को भी बढ़ावा दिया गया। निजी प्रयास यहाँ पे बोले जा रहे प्राथमिक शिक्षा की। इसमें चुनिंदा शहरों से बाहर निकलकर महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। ये एक पॉजिटिव था ब्रिटिश के राज में कि महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक कंफ्यूजन होगा, क्योंकि भारतीय महिलाओं तो बाहर निकलती नहीं थी, सिर्फ ब्रिटिश के लिए ये भी था। अगले 2 दशकों तक हंटर की सिफारिश का असर चारों ओर दिखा। 2 दशक आप सोच सकते हैं, यानी कि 20-25 सालों तक, 20 साल ले सकते हैं। दशक 10 साल का होता है। माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय तथा 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये उसी टाइम की थी विश्वविद्यालय की डिमांड के कारण। तो ये 2 विश्वविद्यालय उसी टाइम के बने हुए हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। मैंने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही किए। कॉन्सेप्ट भी आपके बुक में मेन टॉपिक है ये। तो अगर आपके पास टाइम है तो बुक भी रीडिंग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।